हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जो बेसिकली एक न्यू कमर्स के लिए है। ये न्यू कमर्स के लिए हम लोग जो कैथेटर्स यूज़ करते हैं, डायग्नोस्टिक जिसको बोलते हैं, डायग्नोस्टिक कैथेटर्स कहते हैं, गाइडिंग कैथेटर कहते हैं। तो ये चीज़ें कैसे पता चलेगी, उसका कोई शेप होता है तो कैसा होता है, और उस बेसिक्स पे हम उसको यूज़ करते हैं कि ये JL 3 पॉइंट है, ये JR 3.5 है। तो ये हमें कैसे पता चलता है या हमें कैसे ढूंढना पड़ता है। बेसिकली जब नया आता है तो सब पे लिख के आता है कि एक JL है, AJR है। तो आज हम वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा जब वो ETO करके आता है तो ये JL है, ये JR है। बेसिकली दोस्तों, जो कैथेटर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डायग्नोस्टिक कैथेटर्स और गाइडिंग कैथेटर्स। हम आज डायग्नोस्टिक कैथेटर की बात कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक कैथेटर यानी क्या, जो भी कैथेटर्स हम एंजियोग्राफी में यूज करते हैं तो उसको हम डायग्नोस्टिक कैथेटर बोलते हैं। बेसिकली एंजियोग्राफी ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में हमें पता चलता है कि भाई जो आर्टरीज है उसमें कुछ लीजन है या नहीं है, नॉर्मल है, कितना है। तो हम डायग्नोस करने के लिए जो कैथेटर यूज करते हैं तो उसको लेमैन में हम डायग्नोस्टिक कैथेटर बोलते हैं। और गाइडिंग कैथेटर होते हैं जिसको हम एंजियोप्लास्टी में थेरेपेटिक प्रोसीजर जो होती है एंजियोप्लास्टीज उसमें यूज करते हैं, तो उसको हम थेरेपेटिक कैथेटर्स या गाइडिंग कैथेटर बोलते हैं। तो आज हम बात करने वाले गाइडिंग कैथेटर्स के बारे में। दोस्तों, अभी हम बात करने वाले कि जेल को जेल क्यों कहते हैं, उसको कुछ और क्यों नहीं कहा सकता है। जेल जो कैथेटर है उसको हम जेल इसलिए कहते हैं, जो जे पहला जो जे है वो रिप्रेजेंट करता है वो जो फाउंडर था, जिसने वो शास्त्रज्ञ था, जिसने वो साइंटिस्ट था, जिसने वो बनाया था, उसका नाम है जुडकिंस। तो इसलिए हम इसको जुडकिंस लेफ्ट कहते हैं। जुडकिंस लेफ्ट यानी जुडकिंस ने बनाया हुआ लेफ्ट साइड कोरोनरी आर्टरीज को एंगेज करने वाला कैथेटर है जेल, दैट इज जुडकिंस लेफ्ट। वैसे ही JR का नाम है JR जुडकिंस राइट। इसी तरह से जैसे हम बात करते हैं तो जब हम AL की बात करते हैं तो उसको कहा जाता है एम्प्लाज 1। तो एम्प्लाज एक कोई अलग सा नाम नहीं, तो ये वो साइंटिस्ट है जिसने बनाया है, जिसको हम एम्प्लाज लेफ्ट कहते हैं। और राइट की भी बात वैसी हुई, एम्प्लाज राइट। बेसिकली अभी हम जब JL की बात कर रहे हैं तो JL जब हम निकालते हैं तो उसका शेप कुछ ऐसा होता है। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में हमारे पास JL 3, JL 3.5, JL 4, JL 4.5, JL 5, JL 6 तक कुछ आता है। एक कैथेटर अलग अलग आयोटिक शेप के हिसाब से हम यूज करते हैं। आयोटा नैरो होगा तो उसमें हम JL 3 यूज करेंगे, बड़ा होगा तो 3.5, 4। एक कब ऐसा होता है कि आयोटा कब डायलेटेड भी होता है, तो उस वक्त में आपका JL 3, JL 3.5, 4 नहीं बैठते, वो फ्लिप हो जाते हैं और वो एक शेप ले लेते हैं, क्योंकि वो इस आयोटिक डायमीटर से उस आयोटिक डायमीटर तक वो पहुंच नहीं पाते। अभी हम बात कर रहे हैं JL 3 की। तो JL 3 जो होता है, तो हमें जो ये कर्व देखना पड़ता है जब भी हम कोई भी कैथेटर लेते हैं JL में, तो हमें ये कर्व देखना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ ड्रॉ करके रखा है, ये है JL 3 में क्या है बच्चों, है तो 3.5 होता है, और JL 4 है तो 4 का होता है। जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ेगा 3, 3.5, 4, 5, 6, तो ये जो कर्व है वो बढ़ता चला जाएगा और वो 6 तक या 5 या 6 तक जाके खत्म हो जाएगा। और उसकी वजह से जब भी हम एंजियोग्राफी करने चले जाते हैं तो उसमें जो शेप होता है तो वो शेप चेंज हो जाता है। JL 3 छोटा होता है, JL 3.5 बड़ा होता है, JL 4 उससे बड़ा होता है, JL 4.5 उससे भी बड़ा होता है, और JL 5 और 6 वो बढ़ते चले जाते हैं, उसके शेप बढ़ते चले जाते हैं। तो वो जो कर्व होता है उसको JL 3, JL 3.5 और JL 4 के हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे। JL 3.5 में क्या होता है, शेप जो होता है आपका वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये जो कर्व है, एक कर्व आपका बढ़ता जाएगा। जैसे कि JR 3 में मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया कि ये कर्व इधर खत्म होता है, तो ये JR 3 है, एक कर्व थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो JR 3.5 एक कर्व और थोड़ा सा बढ़ जाता है और यहाँ पे खत्म होता है। तो ये जो कर्व है, एक कर्व जो बढ़ेगा अपना आपका सेकेंडरी कर्व, एक कर्व उसके ऊपर पता चलता है JL 3.5 है, JR 3 है या JR 3.5 है। तो ये कर्व जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो JR 3, 3.5, 4, 4.5, 5 के हिसाब से वो बढ़ता चला जाएगा। बेसिकली डायग्नोस्टिक कैथेटर जो होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 100 सेंटीमीटर के। 100 सेंटीमीटर जब भी आप कोई भी कैथेटर खोलोगे तो उसमें आपको एक लिखा हुआ मिलेगा। लिखा हुआ क्या मिलेगा उसमें, लिखा हुआ मिलेगा उसमें कि आपको कितना उस पर PSI कितना है, उसका PSI यानी आप कितना ज्यादा इंजेक्शन उसमें से दे सकते हो, उस पर पता चल जाएगा। उस पर पता चलेगा, उसका लेंथ पता चलेगा 100 सेंटीमीटर की कितना सेंटीमीटर, वो आपको उस पर पता चल जाएगा। और उसका फ्रेंच जो होता है वो आपको पता चलेगा। बेसिकली डायग्नोस्टिक कैथेटर 4 फ्रेंच, 5 फ्रेंच, 6 फ्रेंच तक आते हैं। इनिशियल टाइम में वो 7 फ्रेंच 8 तक भी आते थे, लेकिन अभी जो भी चल रहा है अपना उस हिसाब से
वो अभी 6 फ्रेंच और 5 मोस्ट प्रोबेबली 5 फ्रेंच और 6 फ्रेंच ही यूज किया जाता है। तो JL 3.5 और JL और JR जो कैथेटर है बेसिकली ये फिमोरल रूट कैथेटर्स है, जिसकी वजह से हम JL और JR जो है लेफ्ट साइड का कैथेटर यानी L यानी लेफ्ट साइड की कॉर्नरीज एंगेज करने के लिए और राइट यानी राइट साइड की कॉर्नरीज एंगेज करने के लिए हम यूज करते हैं। कभी कभार जिसका ओरिएंटेशन होता है कैथेटर का अपनी जो आर्टरीज होती है राइट साइड की आर्टरी या लेफ्ट साइड की आर्टरीज वो कुछ एबनॉर्मल होती है, तो उस एबनॉर्मल केसेस में आपका JL हो तो लेफ्ट साइड में एंगेज नहीं कर पाता है, तो उसका सब्स्टिट्यूट बोल के हम AL यूज करते हैं। जैसे कि AL में मैंने बताया कि AL एक एम्प्लॉज लेफ्ट होता है जो एक साइंटिस्ट का नाम है, उसमें AL का जो शेप होता है वो बेसिकली छोटा होता है, यहाँ पे उसका जो कर्व है वो छोटा होता है। अगर आप AL2 लेते हैं AL1 AL2 और AL3 के हिसाब से आता है, तो ये जो शेप है ये शेप थोड़ा सा आपका बढ़ता चला जाता है, AL2 में बढ़ गया AL3 में वो बढ़ गया, तो ये लेफ्ट साइड के कॉर्नर्स एंगेज करने के लिए आपको काम में आता है। कभी कभी आपका कॉर्नरी आर्टरीज पोस्टीरियरली ओरिजिन होता है राइट साइड का, तो आप उस टाइम पे भी AL2 से राइट साइड कॉर्नरी आर्टरी एंगेज कर सकते हो AL की वजह से। AR1 जो होता है जब आपका कॉर्नरी आर्टरी जो होता है राइट कॉर्नरी आर्टरीज एंटीरियर फेसिंग होता है, तो आपको JR नॉर्मल JR से वो एंगेज नहीं होगा, तो वो एंगेज करने के लिए अपन यूज करते हैं AR। तो AR में भी वही होता है, उसका जो शेप होता है AR1 AR2 ये जो शेप होते हैं उनके, तो ये शेप वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये शेप छोटा है ये शेप बड़ा है, और इसका जो कैथेटर का ये है ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अभी जो नए कैथेटर निकले जिसको मॉडिफाइड AR1 और मॉडिफाइड AL1 ऐसा कुछ आता है, तो उसमें भी इतना ही है, उसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये डायग्नोस्टिक कैथेटर में जो होता है तो उसका ये शेप जो होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि ये AL1 AR2 है। नॉर्मली फिमोरल से हम जब एंजियोग्राफी करते हैं तो दो कैथेटर हम डेफिनेटली यूज करते हैं, वो होता है JL और JR। तो ये दो कैथेटर के बिना आपका एंजियोग्राफी हो नहीं सकता है जब आप रेडियो फिमोरल से करते हैं। लेकिन अभी अगर आप करना चाहते हो कि एंजियोग्राफी अभी मोस्ट ऑफ द सिटीज में इंस्टीट्यूट में जो होता है वो होता है रेडियल रूट से, तो रेडियल रूट में एक कैथेटर आता है वो आता है टिगर। उसका एक शेप होता है जो ऐसा होता है, तो एक कैथेटर जो है आपका लेफ्ट साइड को भी एंगेज करता है और राइट साइड को भी एंगेज करता है। तो इसके लिए अब जब रेडियल रूट से जाते हो तो आपको एक ही कैथेटर की जरूरत पड़ती है, वो होता है टिगर, और वो लेफ्ट साइड को एंगेज करेगा और राइट साइड को एंगेज करेगा। लेकिन आप जब फिमोरल से जाते हो तो आपको लेफ्ट साइड के लिए अलग कैथेटर यूज करना पड़ता है जो होता है JR JL, और राइट साइड के लिए अलग कैथेटर यूज करना होता है तो उसको कहते हैं JR। इसमें अलग सी बात यह है कि अगर JL से एंगेज नहीं होगा तो आपको AL1 AL2 AL3 उसका जो रूट है आयोटिक रूट है डायलेटेड नहीं है, उस हिसाब से आपको इसको जाना पड़ेगा। और राइट साइड की होगा अगर एंटीरियर फेसिंग है आर्टरी तो उसको AR1 से यूज करना पड़ेगा। दोस्तों अभी हमने बात किया था JL JR AL1 और AL और AR के बारे में। ये जो कैथेटर्स है बेसिक कैथेटर्स है जिसकी वजह से हम एंजियोग्राफी परफॉर्म करते हैं। डायग्नोस्टिक कैथेटर में बहुत सारे कैथेटर्स आते हैं, जैसे कि AR1 JR2 आता ही तो है, वैसे भी 3DRC आता है जो अलग कंपनी का NTR कहा जाता है, किसी में 3DRC कहा जाता है। तो ये जो कैथेटर है हम वो अभी बेसिक कैथेटर के लिए जा रहे हैं, तो हम बेसिक कैथेटर की ही बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं जब हम बाईपास आर्टरी का जो ग्राफ्ट एंजियो करते हैं और तब हम कुछ कैथेटर यूज़ करते हैं, जैसे कि लीमा कैथेटर, IMA कैथेटर, इंटरनल मेम्ब्रेन आर्टरी का कैथेटर एंगेज करने के लिए। तो उसका शेप क्या होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। अगर आप लेमैन हो और नए हो कैथ लैब में तो आप JR और IMA में कंफ्यूज ज़्यादा हो जाओगे। तो मैं अभी कुछ आपको शेप बता रहा हूँ जो JR और IMA को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं IMA की, तो IMA का जो प्रिलिमिनरी कर्व होता है वो कर्व ऐसा टेढ़ा चला जाता है, कोन में चला जाता है, काटकोन में। जैसे कि JR का जो होता है वो ऐसा सीधा होता है, ये सीधा कर्व होगा JR का, और जो नीचे चला जाता है कर्व वो होता है IMA, इंटरनल मेमोरी आर्टरी का कर्व जो होता है। एक कर्व में जो होता है JR का कर्व जैसे आपका बढ़ा जाता है, सेकेंडरी कर्व जो होता है 3.5 का होगा तो छोटा होगा। इसमें ये जो कर्व होता है बड़ा कर्व होता है, जैसे कि ये जो कर्व मैंने डोरा है यहाँ पे एक ही है, तो ये कर्व होता है IMA का। तो ये कर्व की वजह से जो भी कैथेटर है, ये जो IMA कैथेटर है स्पेसिफिकली
मेमोरी आर्टरी में जाके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में इजीली जाके फिट हो जाएगा और बैठ जाएगा। तो ये जो कैथेटर है उसको बोलते हैं IMA कैथेटर। बेसिकली ये बाईपास जब हुआ होता है पेशेंट का तब हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हम कैथेटर यूज़ करते हैं MPA साइड होल कैथेटर होता है और एंड होल भी कैथेटर होता है। इसमें 2, 4, 6 ऐसे अलग अलग होल्स आते हैं, तो ये साइड MPA कैथेटर होता है। जब हम कार्डियक कैथ करते हैं या कहीं हमें प्रेशर मेजर करना है तो हम MPA लेके जाते हैं कार्डियक कैथ में, जैसे लेफ्ट हार्ट स्टडी राइट हार्ट स्टडी में हम MPA यूज़ करते हैं। तो ये होते हैं 2 कैथेटर जो स्पेसिफिक बाईपास ग्राफ्ट के लिए यूज़ होता है, जो IMA, और MPA कैथेटर होता है जब कार्डियक कैथ करते हैं। जैसे MPA कैथेटर है जो हम कार्डियक कैथ में यूज़ करते हैं, वैसे ही और एक कैथेटर होता है जिसको बोलते हैं NIH कैथेटर। तो NIH कैथेटर जो होता है वो भी कैथेटर जो होता है उसका अभी बेसिक फंडा ये होता है कि ये जो कैथेटर उसमें सब में एंड होल होते हैं और साइड होल होते हैं। तो जो कैथेटर है जैसे कि MPA में साइड होल भी होता है और एंड होल भी होता है, लेकिन एक जो कैथेटर है NIH में एंड होल नहीं होता है, इसमें सिर्फ साइड होल होते हैं। इसलिए जब भी आप कोई भी कार्डियक कैथेटराइजेशन करने जाओगे तो और जब भी आप इंजेक्शन दोगे, प्रेशराइज इंजेक्शन दोगे जैसे प्रेशर इंजेक्टर को यूज़ करके, तो वो जो इंजेक्टर होगा वो साइड से चला जाएगा, इसके एंड होल से कुछ नहीं निकलेगा। जैसे कि ये क्लोज होता है, यहाँ पे वो एब्रप्टेड होता है, तो यहाँ पे कोई होल नहीं होता है और साइड होल से वो चला जाएगा। NIH का दूसरा एक ऑप्शन होता है कोनार्ड कैथेटर। कोनार्ड कैथेटर जो होता है वो बेसिकली पहले आता था, अभी आता है कि नहीं आता पता नहीं है, लेकिन कोनार्ड कैथेटर में एंड होल होता है, एंड होल होता है और साइड होल भी होता है। जैसे कि MPA होता है वैसा कोनार्ड होता है, तो इसमें एंड होल होता है और NIH में वो एंड होल नहीं होता है। तो ये दोनों डिफरेंशिएट होता है। अब बात करते हैं हम पिक्टेल की। पिक्टेल एक कैथेटर ऐसा है जहाँ पे अब अगर हमें कोई LV एंजियो करना है, और LV एंजियो जब करते हैं हम लोग तो हमें बहुत सारा नॉट बेसिकली LV एंजियो, आयोटिक एंजियो करना है, LV एंजियो करना है, तो हम लोग पिक्टेल यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पिक्टेल में जो होते हैं ना साइड होल्स होते हैं, जिसके कारण हम जब भी कोई इंजेक्शन देंगे, जब भी हैंड इंजेक्शन देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप प्रेशराइज इंजेक्शन देंगे, प्रेशर इंजेक्टर का यूज़ करके आप इंजेक्शन देंगे, तो आपका जो आयोटिक लिस्ट में आपका जो इंजेक्टर होगा वो होगा 500, 600, 700, 800, इस तरीके से आपके प्रेशर्स होंगे। तो वो प्रेशर्स आपके यहाँ पे दिखाई, वो उस प्रेशर की वजह से जो का ये है मसल्स है वो डैमेज ना हो, इसलिए उसके एंड होल और साइड होल होते हैं, जिसकी वजह से आपको इंजेक्शन हाई प्रेशर इंजेक्टर ट्यूब से आप दे सकते हो। तो पिक्टेल जो होता है वो जो एक राउंड शेप का कैथेटर होता है, इससे जो कोई भी इसको इजीली पहचान सकता है पिक्टेल को। पिक्टेल के जो होल्स होते हैं वो साइड होल होता है। अभी आपको मैंने बताया कि हर चीज़ की एक लेंथ होती है, हर डायग्नोस्टिक कैथेटर का एक लेंथ होता है, वो डायग्नोस्टिक कैथेटर का लेंथ होता है 100 सेंटीमीटर। लेकिन पिक्टेल एक ऐसा कैथेटर है जिसका जो लेंथ होता है वो होता है 110 सेंटीमीटर। एक कैथेटर है जिसका 110 सेंटीमीटर नॉर्मली उसका लेंथ होता है। अभी JR भी आपको 125 सेंटीमीटर में मिलेगा, लेकिन बेसिक JR कैथेटर है वो 100 सेंटीमीटर का ही होता है। तो ये 110 सेंटीमीटर का ये होता है। आयोटिक शूट हम ले सकते हैं, LV इंजेक्टर जब यूज़ करते हैं तो भी हम ये शूट पिक्टेल ले लेते हैं। दोस्तों मैंने जो आपको बताया था, जो भी हब होता है डायग्नोस्टिक कैथेटर का, तो उस पर कुछ लिखे हुए आता है। जो भी मेरे जो हाथ में जो कैथेटर है वो 6 बेंच का है, तो यहाँ पे उन्होंने 6 बेंच लिखा हुआ है। जिसके बाद उन्होंने 1200 लिखा है, तो ये 1200 यानी वो PCI होता है। इसमें 1200 PCI से अपन इंजेक्शन दे सकते हैं, दैट इज मैक्सिमम प्रेशर आप जो दे सकते हो इंजेक्शन का, वो 1200 PSI होगा। अगर उससे ज़्यादा होगा तो शायद कैथेटर टूट भी सकता है, बर्स्ट भी हो सकता है। इसमें जो दूसरा लिखा है 100, तो ये है जो 100 लिखा हुआ है वो 100 है वो कैथेटर की लेंथ। जो कैथेटर की जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर की है, 100 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है। और जो 0.38 लिखा है, तो जो हम डायग्नोस्टिक गाइड वायर जो डालते हैं, एंजियो गाइड वायर जो डालते हैं, उसका मैक्सिमम जो विड्थ होगा वो 0.38 का होगा, 0.038 का होगा। अगर आप 0.040 की वायर डालने की कोशिश करोगे तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ इसमें से आप 0.32, 0.25 और 0.35 का भी वायर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो यहाँ 6 बेंच लिखा है हब पे आपको मिल जाती है। पोज कर दो, स्टॉप कर दो, इसमें है स्टॉप होगा ना। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आपके जो मेडिको फ्रेंड्स होंगे उसको भी आप बता देना कि ये वीडियो आप शेयर और सब्सक्राइब करें। इसलिए ऐसे ये नए जो टेक्नीशियंस आ रहे हैं इनके लिए ये जो वीडियोज़ है, ये चैनल है, बहुत ही उपयोगी है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आप नया वीडियो कब डाल रहे हो, नया वीडियो कब डाल रहे हो। तो ये मैंने कभी कभार जब भी टाइम मिलता है तो मैं नया वीडियो
डाल रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।